कल जब मैं पढ़ा रहा था अलाउंस, ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको, एक पढ़ा दिया था एचआरए, ठीक है ना, एचआरए का प्रोविजन क्या पढ़ाया था मैंने, एचआरए जब पढ़ोगे आप दो प्रोविजन है, या तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो या आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते हो। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप रहते हो तो तीन प्रोविजन बने थे, ठीक है ना, तीनों में से जो लीस्ट था वही एग्जिम्ड था आपका। पहला प्रोविजन क्या था, पहला प्रोविजन था एक्चुअल अमाउंट फॉर एचआरए जो रिसीव किया आपने। दूसरा क्या था आपका, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा क्या था मेट्रोपॉलिटन के लिए, 50% ऑफ सैलरी, ठीक है ना। फिर नॉन मेट्रो के लिए क्या था, इसमें भी तीन प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन सेम था, पहला क्या था आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ठीक है ना। दूसरा क्या था आपका सेम था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा क्या था नॉन मेट्रो के लिए 40% ऑफ सैलरी। ये बात क्लियर थी आपको। फिर मैंने आपको पढ़ाया था यहां पर सैलरी की मीनिंग क्या थी, हर जगह सैलरी की मीनिंग अलग अलग रहेगी। यहां पर सैलरी की मीनिंग क्या थी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए कौन सा था यहां पर, उटोई था, ठीक है। और तीसरा क्या था, कमीशन कौन सा, बेस्ड ऑन दी फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर थी आपको। फिर मैंने आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आई, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था ऐसा कोई पर्सन जो सैलरी के अंतर्गत आता है और सैलरी के हेड में उसकी इनकम टैक्सेबल है, उसकी टोटल इनकम पर उसको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन है ना, वो एसएससी को कब मिलेगी, जब आप उस पर्टिकुलर हेड के अंतर्गत अपनी इनकम को दोगे और टैक्सेबल होगे। टैक्सेबल हो या नहीं हो अदर बात है, आप उस इनकम के अंतर्गत आ रहे हो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी, ठीक है। इसके बाद मैं बात किया था आपसे 16(2) का, जिसका नाम क्या था, इंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है ना। इसमें दो प्रोविजन थे आपके, एक गवर्नमेंट इंप्लॉय था, एक नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय था, ठीक है ना। गवर्नमेंट इंप्लॉय में तीन प्रोविजन थे, क्या प्रोविजन था तीनों, बताओ भाई। पहला प्रोविजन, दूसरा प्रोविजन, तीसरा प्रोविजन। पहला प्रोविजन क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव था, ठीक है ना। तीसरा प्रोविजन क्या था, मैक्सिमम लिमिट कितने की थी, 5,000 की। और तीसरा क्या था, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो अगर नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिल रहा है तो ये क्या था आपका, फुल्ली टैक्सेबल था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आगे बढ़े। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रोफेशनल 16(3) का प्रोविजन था, प्रोफेशनल टैक्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना। प्रोफेशनल टैक्स में मैंने क्या बताया, अगर आप इसका पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, आप पेमेंट नहीं करोगे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ड्यू है पेड है एग्जेम्पशन अलाउड होगी, ड्यू है बट नॉट पेड एग्जेम्पशन अलाउड नहीं होगा, या डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसमें दो प्रोविजन था, एक अगर इंप्लॉयर पे कर रहा है और एक क्या था आपका, इंप्लॉय पे कर रहा है, ठीक है ना। प्रोफेशनल टैक्स का मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिला था आपको, 2500, ठीक है ना। ये बात कौन बता रहा था, ये बात बता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 276 का, ठीक है ना, क्लॉज 2, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप जितना पे करोगे उस सब का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट ध्यान रखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी इसके आर्टिकल 276 में, ठीक है ना। क्या बोला गया है क्लॉज 2 में कि भैया आप मैक्सिमम डिडक्शन कितना लोगे प्रोफेशनल टैक्स का, 2500 रुपए, ठीक। फिर इसमें दो बात थी, इंप्लॉयर अगर पे कर रहा है आपका प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है ना, तो पहले इनकम का पार्ट बनेगा, पहले क्या करोगे आप इसको इनकम में ऐड करोगे। 2,50,000 हमने तुमको मान लो सैलरी दिया है, प्रोफेशनल टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी, ठीक है ना।
अगर मैं तुमको 2,50,000 दिया प्लस मैंने तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया 10,000 रुपए, तो तुमको मैंने टोटल कितना इनकम दिया? 2,60,000 रुपए। तो वही बोला, अगर प्रोफेशनल टैक्स इंप्लॉय पे करेगा, पहले उसके इनकम में ऐड कर लो, उसके बाद डिडक्शन को माइनस करो। लेकिन अगर डायरेक्ट इंप्लॉय देगा तो क्या करेंगे आप? केवल आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, इसको इनकम में ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो उसका इनकम खुद का है। ठीक है, इतनी बात हम लोग कल किए थे। उसके बाद मैं बात कर रहा था, कल हम लोग बात कर रहे थे किसका, बताएं भाई? हाँ, आर्किजिस्ट में बात किए थे, किसका बात किए थे? रेंट फ्री अकोमोडेशन का। ठीक है ना? रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्या था? हम लोग एचआरए पढ़े थे ना। ऐसा कोई इंप्लॉय है, मान लो ये कौन है? इंप्लॉय है, ठीक है ना, जिस सिटी में ये रहता है, यहां पर इसका घर नहीं है, ठीक है ना, तो इसको रहने के लिए इसका एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? कुछ पेमेंट कर रहा है, वही क्या है आपका? एचआरए। लेकिन ध्यान रखो, अब इस इंप्लॉय को वो पेमेंट कैश में नहीं कर रहा है, वो क्या कह रहा है? हम तुमको घर दे रहे हैं। ये क्या हो गई? फैसिलिटी हो गई है, दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसको हमने क्या नाम दिया? रेंट फ्री एकोमोडेशन नाम दिया। रेंट फ्री एकोमोडेशन के प्रोविजन कितने थे? 2 है कि नहीं? एक क्या था? एक था आपका गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए, और दूसरा क्या था? अदर इंप्लॉय के लिए। तो गवर्नमेंट इंप्लॉय में 2 प्रोविजन था आपका, ठीक है ना? 2 प्रोविजन क्या था भाई? एक क्या था आपका? फर्निश्ड हाउस था, कल का लेक्चर देखिएगा इसके लिए आप। और दूसरा क्या था? अनफर्निश्ड हाउस था। बात समझ में आ रही नहीं? गवर्नमेंट इंप्लॉय है, फर्निश्ड हाउस है, तो गवर्नमेंट ने जो पे कर दिया, क्या बोलते थे उसको हम लोग? इसको हम लोग क्या नाम दिया था? लाइसेंस फीस। जो गवर्नमेंट तुमको पेमेंट कर रहा है, फर्निश्ड हाउस का मतलब क्या बताए थे हम? जहां पर सोफा वोफा हो, लग्जीरियस आइटम हो, आपके आरामदायक सब चीजें हो। अनफर्निश्ड का मतलब क्या है? जहां पर एक चौकी, एक फैन है ना, एक नल है, आराम से आप वहां केवल सो सकते हो। ठीक है ना? तो ध्यान रखो कि यहां गवर्नमेंट जो पे करती है आपको, उसको क्या बोलते हो? लाइसेंस फीस। यही क्या हो जाता है आपका? बीओटीपी। बी का मतलब वैल्यू, ओ का मतलब ऑफ, टी का मतलब टैक्सेबल, पी का मतलब परचेज। हाँ सॉरी, ये आपका अनफर्निश्ड हाउस के लिए। ठीक है ना? हम लोग यहां बात करेंगे फर्निश्ड हाउस की, तो ध्यान रखो कि जब फर्निश्ड हाउस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? लाइसेंस फीस प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर फर्नीचर किसका है? ओनर का है, मालिक का है, ठीक है ना? अदरवाइज क्या था? और हायर चार्ज, अगर उसने किराए पर लिया हो, जो आ जाएगा उसमें से माइनस कर दो कि कुछ अगर आपने रिकवर कर लिया किससे? इंप्लॉय से, जो वैल्यू बच गई वही क्या आपकी? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज की। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर अदर इंप्लॉय के लिए क्या था? 2 पार्ट थे उसके, आप चेक करते हैं मकान प्रॉपर्टी किसकी है? ओनर खुद की है, या दूसरा क्या है? ओनर ने लीज पे या हायर पर लिया। ठीक है, आइए मैं आपको इसको दिखा रहा हूं। तो ये सब बातें हम लोग कल पढ़ लिए थे, ये रहा आपका एक क्विक रिवीजन। ठीक है, आ जाए आगे बढ़े आप लोग। ये परकीजिस था हमारा, ये था। ठीक है ना? देख लो एक बार। देखोगे, ये गवर्नमेंट इंप्लॉई, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई, अदर इंप्लॉई। ठीक है ना? गवर्नमेंट इंप्लॉई के 2 प्रोविजन थे, अनफर्निश्ड हाउस का अलग है, जो गवर्नमेंट ने उसको पे कर दिया वही क्या हो गया? लाइसेंस फीस हो गया, उसी को हमने क्या नाम दिया? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज।
यहां पर देखो फर्निश्ड हाउस है, यहां पर क्या है, अमाउंट डिटरमाइंड ऑफ एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो आपको मिला, मतलब अनफर्निश्ड हाउस में जो मिला, प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज टोटल किए, माइनस कर दिए, अगर कुछ रिकवर कर लिए आप इंप्लॉय से। बात समझ में आ रहा है आपके? फिर इधर देखो, अदर इंप्लॉय के लिए चेक करोगे पॉपुलेशन, ठीक है ना, क्या चेक करेंगे अदर इंप्लॉय के लिए? पॉपुलेशन। आ गए इधर हम लोग अदर इंप्लॉय के लिए, ठीक है, यहां पर एकोमोडेशन किसका है? इंप्लॉयर का, ठीक है। फिर आप चेक करें पॉपुलेशन एज पर सेंसेक्स 2001 के अकॉर्डिंग, इसमें उसने बताया अगर पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, 7.5% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा 25 लाख तक है, अप टू 25 लाख, कितना हो गया? 10% ऑफ सैलरी। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो गया? 10% ऑफ सैलरी। अगर आपकी पॉपुलेशन जिस सिटी में आप रहते हो 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। ये किसका है? ये वैल्यू है आपका अनफर्निश्ड हाउस का। फर्निश के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज जो होगा ऐड कर लोगे, रिकवर हो गया एम्प्लॉय से कुछ। 50,000 हमने वैल्यू दिया आपको, 5,000 आपसे रिकवर कर लिया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो गया? 45। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये सारी बात थी। सैलरी की मीनिंग इसमें बहुत ब्रॉड थी। सैलरी में क्या था? बेसिक सैलरी थी। डीए कौन सा? केवल उठोई, अनउठोई नहीं था, बट डीएनएस पे हमेशा सैलरी का पार्ट रहेगा। टैक्सेबल अलाउंस जितने भी हैं, बोनस, कमीशन, कोई भी पेमेंट जो आप कैश में कर रहे हो, बट इसमें इंक्लूड क्या क्या नहीं है? डीए नॉर्मल वाला, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, और एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर अदर इंप्लॉय हो, यहां पर घर किसका? एकोमोडेशन कौन ओन कर रहा है? इंप्लॉयर ने किराए पर लिया है या लीज पर लिया है? तो यहां पर आपको दो बातें चेक करना है। अनफर्निश्ड हाउस का क्या है? एक्चुअल रेंटल वैल्यू या 15% ऑफ सैलरी विचएवर इज लोअर। और क्या होगा अगर फर्निश्ड हाउस होगा? तो ये जो वैल्यूएशन निकाले वो प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज माइनस कर दोगे, रिकवर फ्रॉम इंप्लॉय। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। यहां तक लिखे हैं आप, ना लिखे हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोविजन के साथ कोई समझौता हम लोग को नहीं करना, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए हम लोग, चलो। एक आ गया नया, इसको लिखेंगे सब लोग। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। हाँ हाँ, कोचिंग में तो देखो, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल, कभी कभी क्या होता है, जो इंप्लॉय होता है उसका ट्रांसफर होता है, या और किसी पर्पज से आप गए, आप क्या कर रहे हैं, होटल ले लिए। तो ध्यान रखो क्या बोला उसने, बोला है आप 24% ऑफ सैलरी फॉर द पेड सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। मान लो तुम 20 दिन रहते हो वहां पर होटल में, तो क्या हो जाएगा 20/365। एक साल में जितना सैलरी तुम पा रहे हो, ठीक है ना, उसका कितना, 20 दिन का। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, वही वो बोला जितने दिन आप उस होटल में रहे हैं। बंद कर लो भाई, कौन बंद करेगा उसको? फिर और एक्चुअल चार्ज पेड और पेबल टू सच होटल, या उस होटल का एक्चुअल चार्ज जो पे किया जा रहा है या पेबल है, विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा
वो आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेजेस होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंप्लॉय से कुछ रिकवर हो गया तो जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू क्या है, टैक्सेबल परचेजेस होगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, कोई इंप्लॉय है, इंप्लॉयर के वर्क से या अपने काम से कहां जा रहा है, या कभी ट्रांसफर होने पर जा रहा है, कहां पर, किसी होटल में रहता है, तो ध्यान रखोगे जितने दिन उस होटल में वो रह रहा हो, ठीक है, उसके सैलरी का 20% या उसका एक्चुअल वैल्यू जो पे किया है या पेबल है, दोनों में से जो कम होगा, ठीक है, माइनस कर दोगे, जो इंप्लॉय से रिकवर हो गया, जो वैल्यू बच गई वही क्या होगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज होगी। बीओटीपी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? अपनी बुक ओपन करो, उसमें क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड। अच्छा, यहां पर भी देखो, सैलरी का मतलब एकदम वही है जो कहां पर था, आरएफए में। देखो ध्यान देना, हर जगह सैलरी की मीनिंग चेंज है, हर जगह सैलरी की मीनिंग क्या है, अलग अलग है। आपको प्रोविजन के साथ साथ सैलरी की मीनिंग भी याद करनी। अब देखो नोट पढ़ो, अब ये केस लगेगा, लिखा है ना, सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग इन एग्रीगेट ऑफ 15 डेज। आपका ट्रांसफर हुआ है, आप कहीं गए होटल में रह रहे हैं, और वो नंबर ऑफ डेज 15 से ज्यादा ना हो। सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर ऑफ इंप्लॉय। ऐसा एकोमोडेशन कब प्रोवाइड किया गया है, इंप्लॉय के ट्रांसफर पे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इफ एसएससी फुलफिल द कंडीशन नंबर 1 and 2, कैंडिडेट द होल अमाउंट इज एग्जिम। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपका पूरा पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जिम हो जाएगा। ठीक है ना। सैलरी का मतलब क्या था, जो आरएफए में सैलरी थी, सब कुछ ऐड करना है, तीन चीज छोड़कर, क्या क्या, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में है ना, फिर डीए नॉर्मल वाला, और तीसरा नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है, पढ़िए यहां पर एग्जांपल ही आपका, आपके किताब के एग्जांपल है का पार्ट है। ठीक है, क्या कह सकते हो, एग्जांपल ही। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एट कोलकाता, एक्स को अपॉइंट किया गया कोलकाता में, वो एक होटल में रहता कितने दिन, एंड देयर आफ्टर शिफ्टेड इन अ हाउस प्रोवाइडेड बाय हिज एम्प्लॉय। उसके बाद जो एम्प्लॉय ने उसके हाउस प्रोवाइड किया वहां चला गया। देखो यहां पर 15 दिन से ज्यादा रह रहा कि नहीं रह रहा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन फॉर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज। रूम रेंट कितना, 1000 पर डे का है। सैलरी फॉर द वैल्यूएशन पर्पज से कितना है, 7,30,000 रुपए, मतलब कंप्यूट है सैलरी, आपको कंप्यूट करने का रिक्वायरमेंट नहीं। द एम्प्लॉयर रिकवर 200 पर डे फ्रॉम एक्स, एक्स से वो कितना लेता है। तो ध्यान दो भैया, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। 24% ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, 7,30,000 का 24% निकाले हो, कितना आ गया, 1,75,200। कितने दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 25/365 कर दिए, कितना आ गया आपका, 12,000। 25 दिन रहते हो, 1,000 पर डे है, 25 दिन के लिए कितना आ गया, 25,000 रुपए। विच एवर इज लोअर, दोनों में से लोअर क्या है, 200 रुपए आप इंप्लॉय से रिकवर करते हो, 25 दिन में कितना कर लियो, 5,000। इसका मतलब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो गया हमारा, 7,000। बात समझ में आ रही है आपके, तो ये आप नोट कर लें एग्जाम्पल उसका। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए इसके बाद, जल्दी बताओ।
आगे बढ़ा जाए, हो गया। हो गया रहा है। कह रहा है एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया कहां पर, एट साइट पर। एट साइट मतलब जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया। देखो ये एम्प्लॉयर है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट अ, कहां पर प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, ये वो वर्किंग है अगर माइनिंग साइट। माइनिंग मतलब क्या होता है, जहां से कोयला निकल रहा है, आपका सोना निकल रहा है, इस तरह की चीजें निकल रही, ठीक है ना। फिर आयन ऑनश्योर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, जहां से तेल निकल रहे हैं, तेल के कुएं होते हैं ना, ऐसी साइट पर अगर आप रह रहे हो, ठीक है। फिर आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, कहीं पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसी साइट पर अगर आप रह रहे हो, है ना, वो रहने का एकोमोडेशन प्रोवाइड कौन किया है आपको, आपका इंप्लॉयर, ठीक है। फिर अ डैम साइट, आप कहीं पर क्या बना रहे हो, बांध बना रहे हैं, ठीक है ना, बांध बना रहे हैं, वहां पर आप रह रहे हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, वहां पर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है। अब पावर जनरेशन साइट, इलेक्ट्रिक बनती कि नहीं बनती, इलेक्ट्रिक जहां जनरेट होती ऐसी कोई साइट है, वहां पर आप रह रहे हो। फिर एन ऑफशोर साइट, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप साइट पर रहते हो, आपकी इंप्लॉयर ने आपको रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, क्या होगा, कुछ कंडीशन है, अगर इतनी कंडीशन को आप फुलफिल करते हो, आपका अमाउंट क्या होगा, टोटली एग्जेंट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखोगे कंडीशन क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी। पहला क्या है, बीइंग ऑफ अ टेम्परेरी नेचर, बात समझ में कि नहीं। ये जो एकोमोडेशन है कैसा होना चाहिए, टेम्परेरी नेचर का, झुग्गी झोपड़ी टाइप का। अगर आप देखें बड़ी बड़ी साइट पर क्या है, वो पन्नी वाला बना लेते हैं, वहीं पर रहते हैं, टीन वाला बना लिए, झोपड़ी रह रहे हैं। फिर एंड हैविंग प्लांट एरिया नॉट एक्सीडिंग 800 स्क्वायर फीट, और जिस एरिया में रहते हो वो एरिया 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा ना हो। पहली बात क्या है, वो टेम्परेरी नेचर का, उसका एरिया कितना हो, 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा ना हो। लोकेशन नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी लोकल लिमिट एंड म्यूनिसिपलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड, उसका जो एरिया है, म्यूनिसिपल बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, नगर निगम से 8 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। इफ ही इज लोकेटेड इन रिमोट एरिया, ठीक है ना, अगर वो रिमोट एरिया में तब तो जीरो ही होगा, ठीक है। बाकी क्या है, आपको ये दो कंडीशन फुलफिल करनी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टैक्सेबल पर की इसकी जीरो हो जाएगी। ऐसा माना जाता है अगर तुम ऐसी साइट पर रह रहे हो तो आपकी जान का जोखिम बहुत ज्यादा है। डैम बन रहा था, मान लो ये सब रह रहे थे, लेबर है सब, डैम की दीवार टूट गई, ये लोग का पता नहीं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो क्या है, बिजली गर्जी, इनके घर पर गिरी, जाए लोग रह रहे थे, सफा हो गया पूरा, तो जोखिम है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, भैया अगर ऐसी जगह आप रहते हो, क्या हो जाएगा आपका, टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करें, अपने जान माल का जोखिम एडाप्ट किए, ठीक है। तो आपने पढ़ा आरएफए पहला, दूसरा पढ़ा आपने, अगर आप एकोमोडेशन प्रोवाइड करें कहां पर, होटल में, और तीसरा क्या था ये, एट साइट पर, और चौथा है आपका एकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। बात समझ में आ रहा है, पढ़िए इसको एक बार अपने से पहले आप।
समय ध्यान क्यों नहीं रखते हो? ये इसकी वजह से लेट कर दिया, मैं तो बहुत पहले से याद था। अभी मैं नहाने लगा था। नहाने लगा था। पानी दीजिए बोतल। तुमको ऐसे ही बैठना बेटा। हो गया? क्या कह रहा है? एकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। एकोमोडेशन आपको कब दिया जा रहा है? किसी इंप्लॉय का जब ट्रांसफर हो। होटल में तुम रह रहे थे, ट्रांसफर था, 15 दिन तक रहोगे, क्या हो जाएगा? एग्जिम। अब यहां का क्या प्रोविजन देखो, वेयर एन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई ट्रांसफर होगा तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगे आप। ही इज प्रोवाइडेड विथ एकोमोडेशन। और क्या हो रहा है, जब एक जगह तुमको मकान मिला तो दूसरी जगह जाओगे तो वहां भी मिलेगा। देखोगे, एट द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाइल द रिटेन द एकोमोडेशन एट द अदर प्लेस। तो जब तुम दूसरी जगह एकोमोडेशन पा गए तो पहली जगह जो पाए थे उसको छोड़ो ना। द वैल्यू ऑफ परचेज शैल बी टेकन फॉर वन एकोमोडेशन विच हैज अ लोअर वैल्यू। अब तुमने वो वाला भी एकोमोडेशन रखा था जहां से तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, और जहां तुम गए हो वहां पर भी तुमको एकोमोडेशन मिल गया, तो क्या होगा? क्या कह रहा है ये? फिर से एक बार पढ़िए और हमको बताइए। आया समझ में कुछ? दोनों कॉम्बिनेशन अब तुमने रख लिया है, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज किसका निकालोगे? जिसका वैल्यू क्या होगा? लोअर होगा। दोनों मकान में जिसका वैल्यू कम होगा वही क्या होगा? आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल। लेकिन ऐसा कब होगा? द बेनिफिट शैल बी अवाइल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 19 डेज। 90 दिन तक तो क्या हो जाएगा? वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ द कंटिन्यूअस टू ऑक्यूपाई बोथ द एकोमोडेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। अब ये है, मान लो इसका ट्रांसफर हुआ, ये दूसरी जगह गया, दोनों मकान रखा है अपने कब्जे में, 90 दिन से ज्यादा हो गया, अपने आप को एक दादा समझ रहा है। आप सुनो प्रोविजन फिर क्या लग रहा है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो जाएगा? बोथ द एकोमोडेशन टैक्सेबल। दोनों एकोमोडेशन क्या हो गए? ऐसा तो नियम है नहीं कि एक आदमी को दो मकान मिल जाए। ऐसा होने लगे तो एक आदमी किराए पर उठा दे, है कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप 90 डेज दोनों में रह रहे हो तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो टैक्सेबल होगा आपके हेड ऑफ सैलरी। बट ध्यान रखोगे, 90 दिन एक्सपायर हो गया, तुमने दोनों एकोमोडेशन अपने कब्जे में रखा हुआ है, तो दोनों एकोमोडेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड ऑफ योर सैलरी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये प्रोविजन आपको ध्यान रखना है। 4 प्रोविजन मैंने आपको एकोमोडेशन से रिलेटेड पढ़ाया। पहला क्या है आपका? आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन हाउस। दूसरा पढ़ाया आपको होटल फैसिलिटी। तीसरा मैंने पढ़ाया एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। और चौथा आपका ये रहा, एक से अधिक एकोमोडेशन आपने ले लिया। कब ले लिया भैया? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है ना? अब सबसे बड़ा जो प्रोविजन है आपका, एक प्रोविजन ये है, पेपर में यहां थ्योरी भी पूछता है। ठीक है ना? कार की क्या फैसिलिटी है, ठीक है, या कार के फैसिलिटी के प्रोविजन को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो जरा चेक करिए भैया, पढ़िए सब लोग। आराम से पढ़ो, रुक जाओ थोड़ा सा इसको। हाँ पढ़िए आराम से।
देखो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार है, ठीक है। मोटर कार की जब आप बात करोगे, क्या इसमें लिखा है 1 कार, ठीक है ना। जैसे अभी क्या किए हम लोग पढ़े, एकोमोडेशन की जब बात किए थे, तो उसमें क्या था, आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपने क्या किया, दोनों एकोमोडेशन अपने अंदर हायर किया। बात समझ में आई नहीं। फिर दूसरे इसमें क्या है, कह रहा है जब 1 कार आपके पास है, लिखा है ना 1 कार ओन्ड और हायर्ड बाय एन एम्प्लॉय। एक कार है, कार किसने लिया है, एम्प्लॉयर ने हायर किया है, एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। और दूसरे में क्या है, मोर देन 1 कार प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर द प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज। यहां पर देखो यूज दिया क्या, ठीक है, नीचे यूज को आपने डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो देखोगे जब कार की बात करोगे, अगर एक कार है तो प्रोविजन अलग है, एक से अधिक कार है तो प्रोविजन अलग होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखोगे एक कार है तो क्या प्रोविजन है, पहला क्या है, चेक करोगे क्या ये फुल्ली ऑफिशियल यूज है। अगर फुल्ली ऑफिशियल यूज होगा तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगी, 0। अगर ये पूरी तरह से ऑफिशियल यूज के लिए होगा, क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर फुल्ली पर्सनल यूज है, ठीक है, पूरी तरह से पर्सनल यूज है, तो उसके प्रोविजन क्या है, चेक कर लो। देखो रनिंग एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है, ठीक है ना, अगर प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए है, पर्सनल को आप प्राइवेट भी बोल सकते हो, तो क्या होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो है, आप ड्राइवर को जो सैलरी दे रहे हो 10% पर एनम डिप्रिसिएशन और हायर चार्ज तीनों उठा के ऐड कर दोगे, जो आ जाएगा वही क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, पहली बात क्या है, अगर फुल्ली एक कार है और फुल्ली ऑफिशियल यूज के लिए है तो वैल्यू क्या होगी, 0। भाई तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे लिए यूज हो रहा है, हमारी गाड़ी, हम इससे बोले चले जाओ थोड़ा ये काम कराओ, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का, ठीक है ना। अब ये कह रहे सर पेट्रोल खत्म हो गया, हम कहें चल तुम ही ले गया था ना, भरवा अपना पेट्रोल। ऐसा तो कह नहीं सकते ना भैया, हमने क्या किया, इसको अपने काम से भेजा, ठीक है ना। कोई मारा हो रहा क्या बेटा, बाल वाल उखाड़ के, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अगर एक कार है और पूरा पूरा क्या ऑफिशियल यूजर, वैल्यू क्या हो गई, 0। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब इसको क्या कर रहे हैं, रोज अपने काम से भेज रहे हैं, पैसा भी नहीं इसके पास, बोला सर जूस पीने का मन कर रहा है, चुप भाई, अगर ये मेरे काम से जा रहा है तो क्या करेगा, खाना पीना खर्चा इसका कौन बियर करेगा, हम ही बियर करेंगे ना। हमारे यहां मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, अभी आएगा प्रोविजन टी और स्नैक्स, हमसे जैसे कोई कहता है सर चाय पीना है, मैं कहता हूं चाय दुकान पर जाके पियो, यहां पर चाय अगर पीते हैं ना तो यहीं पर वो छोड़ देते हैं, है ना, और यहीं गिरा दिए, ठीक है ना भैया। अगर तुम जैसे हम लोग कहीं खाना खाते हैं तो उठा के थाली ले जाकर रखते हैं, अब चाय पी रहे हो यहां छोड़ दे रहे हो, दूसरा टीचर है पढ़ाने, उसके हाथ हाथ में लग रहा है, तो ये तो क्या है, एकदम जाहिल पना है ना, गवार पना, अनमैनर्ड वाला बात। हाँ तुम काफी मैनर्ड वाले हो, ठीक है ना। तो उसी तरह यहां पर बात है, अब किसी को आप टी स्नैक्स प्रोवाइड, अब कोई अगर मेरे यहाँ पढ़ा रहे तो मेरी जिम्मेदारी ना उसको टी और स्नैक्स की पूर्ति करें हम, चाय दिन भर में 1-2 दे दो, समोसा दे दो, आया चिल्ला रहे पढ़ाने दो, पैसा लेता है ना, इसको कुछ मत दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, वो आपके काम से लगा है, वो चाय वो पाएगा ना और काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, तो वही ये कह रहा है अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है वैल्यू क्या हो गई, 0। फिर कह रहा है फुली पर्सनल है तो चेक करो रनिंग और मेंटेनेंस में क्या पैसा लगता है, ड्राइवर को क्या सैलरी देते हो, फिर 10% डिप्रिसिएशन या हायर चार्ज, जो तीनों मिला क्या जाएगा, वही क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्या समझ गए, बहुत अच्छा। अब देखो अगर फुल्ली ऑफिशियल है तब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और फुल्ली पर्सनल तब भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां होता है, जब मिक्स यूज होता है, मिक्स यूज है, मतलब ऑफिशियल भी है और पर्सनल भी है। अब दो बातें आप उसमें चेक करोगे, रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कौन बियर कर रहा है, क्या इंप्लॉयर बियर कर रहा है,
आप चेक करोगे, फिर क्या चेक करोगे, कार छोटी है कि कार बड़ी है। फिर यहां पर क्या है, इंप्लॉय खर्चे बियर कर रहा है, फिर आप चेक करोगे कार छोटी है, कार छोटी कार का प्रोविजन अलग है, बड़ी कार का प्रोविजन, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, अगर कैसे पहचानोगे छोटी कार है, अल्टो आ गई छोटी कार, तो इंजन की इसमें कैपेसिटी दी गई है ना, 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी या लीटर सीसी जो भी तुम बोलो, तो इसको बोलते हो 1600 सीसी। 1600 सीसी से नीचे की कारें या वहां तक की है तो छोटी कार है, 1600 सीसी के ऊपर की है तो क्या है वो, बड़ी कार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉयर। अब यहां पर देखो कार क्या है, छोटी है, छोटी कार होगी तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो जाएगा, 1800 पर मंथ। खर्चा कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉयर। कार कौन सी है, छोटी है, खर्चा कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉयर। कार क्या है, छोटी है, कितना, 1800। बड़ी कार होगी तो 24। बात समझ में आ रही कि नहीं, खुद से पैसा दे रहा है इंप्लॉय। छोटी कार का कितना, 600 पर मंथ है, बड़ी कार है तो 900 पर मंथ है। बात समझ में आ रहे है आपके, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि क्या पढ़े तुम लोग, अगर फुली ऑफिशियल है जीरो वैल्यू, फुली प्राइवेट है रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा, ड्राइवर लगा, ड्राइवर की सैलरी प्लस 10% कॉस्ट ऑफ कार। फिर अगर मिक्स यूज है तो चेक करो खर्चा कौन बेयर कर रहा है, इंप्लॉयर। इंप्लॉयर बेयर कर रहा है, चेक करो दो बार, पहली बार कार छोटी है कि कार बड़ी है, छोटी कार है तो 1800 रुपए पर मंथ, बड़ी कार है तो 2400 पर मंथ। खुद खर्चा बियर कर रहा है इंप्लॉय, छोटी कार है तो 600, बड़ी कार है तो 900 पर मंथ। बात समझ में आ रही है आपके, नीचे नोट दिया इसको जरा पढ़ोगे आप लोग। ड्राइवर मींस कॉफर, सॉफर बोलते हैं लोग, ठीक है ना। अगर ड्राइवर है तो अगर इस चाहे जिस कार में होगा सब में ड्राइवर इन्वॉल्व है तो 900 रुपए और ऐड कर देंगे आप, ठीक है ना। क्या लिखा, इग्नोर पार्ट ऑफ मंथ, कार 9 महीना चली, इग्नोर, वैल्यू दिए थे ना 12 महीने के लिए, क्यों नहीं चला रे, चलना चाहिए था ना तुझको, कह रहा नहीं 9 महीने चला था, 9 महीने पैसे दूंगा, खड़ी तो तेरे यहां 12 महीने थी, ठीक है। तो कार की छुट्टी यहां पर क्या है, पार्ट ऑफ मंथ, 9.5 महीने चलाइए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या, ये सब इग्नोर मानेंगे आप, हमेशा क्या करोगे, पूरे महीने की वैल्यू करेंगे हम। फिर थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है ये, इफ कॉपर इज प्रोवाइडेड देन 900 पर मंथ इज एडेड इन दी बोथ ऑफ केसेस। अगर ड्राइवर दिया गया है तो दोनों केस में 900 रुपए क्या करोगे आप, और ऐड कर लो, 900 रुपए किसका, ड्राइवर का, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे वो सॉरी मिक्स यूज के लिए हो, चाहे खर्चा कौन बियर कर रहा हो, इंप्लॉयर या एम्प्लॉय। बात समझ में आ रही है आपकी, कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या हो भैया बताओ। तो हमने तुमको क्या पढ़ाया, पढ़ाया प्रोविजन यहां पर वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, है ना। इसके दो प्रोविजन है, अगर एक कार हो और किसने लिया इसको, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, चाहे वो खुद की हो चाहे उसने किराए पर लिया। तो पहला क्या था, फुल्ली ऑफिशियल का था वैल्यू जीरो, पर्सनल का क्या हो गया, रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा 10% कॉस्ट ऑफ कार या हायर चार्ज, यही क्या हो गया आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर हो गया। मिक्स में क्या था, रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर। चेक करो कार छोटी है 1800, बड़ी है 2400, अगर ड्राइवर होगा तो 900 रुपए और ऐड कर दो। इंप्लॉय बियर कर रहा है, स्मॉल कार है 600, ड्राइवर होगा 900 और ऐड कर दो पर मंथ, लार्ज कार है तो 900, ड्राइवर होगा 900 और ऐड कर दोगे, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो आप बताइए, इसको पढ़िए। अभी तक कार किसकी थी, एम्प्लॉय, अब कार किसकी है, पढ़िए।
आगे बढ़ा जाए। अब देखो फिर से वही बात होगी, इंप्लॉई है, कह रहा फुल्ली ऑफिशियल यूज, ये अपनी गाड़ी लेके आता है, ठीक है ना, ये इंप्लॉई मान लो हमारे टीचर, अपनी गाड़ी का यूज केवल क्यों कर रहा है ये, अपने आने जाने के लिए, तो वैल्यू क्या हो गया, 0। वैल्यू क्या हो गया। फिर दूसरा क्या है, पर्सनल यूज है फुल। अब जान लो ये अपनी गाड़ी लेके आएगा, हमारे काम से अगर कहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको पैसा देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है ना, वो पैसा क्या करेगा, वो जहां जाएगा अपना खर्च करेगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, 0। पर्सनल यूज है, ये बताया सर मैंने 5,000 खर्च किया, हम कहे 4,000 रख लो यार, ये बोला कि मैंने 5,000 खर्च किया, बोले 4,000 रख लो, कहला नहीं नहीं 4,000 नहीं रखेंगे, 5 दिए पूरा, हम कहे तुम जाना, गया था मेरे काम से, अपने बुआ के यहाँ होके आ रहा है, किसका काम था वो, हम इसको अपने काम से गए बोले थे ना, बुआ के यहाँ कहे गए रे, ठीक है, तो ध्यान रखोगे, तो यहां पर क्या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट रिम्बर्स, जितना तुम बताए हो, ठीक है, बताओगे तो तुम चाहिए कैसे मिक्स यूज में आ जाएगा, क्या बोला है यहां पर, कैसे, हाँ, चला गया अपने पर्सनल यूज में, तो वो बताता है क्या कोई, जैसे बहुत लोग हाई कोर्ट में काम करते हैं और उनकी, या मान लो उन कोर्ट में बाबू हैं, वो लोग बाहर काम करते हैं, और जैसे इलाहाबाद का, और इलाहाबाद में रहते हो, और जैसे इलाहाबाद का कोई लेटर आता है, कहते हैं सर हम लेके जाएंगे, 2 पर्पज कंप्लीट हो गया ना, एक तो वहां से आने और जाने का टिकट मिला, उनको खर्चा मिला, प्लस आए वो, एक दिन में काम होता नहीं, 3 दिन लगता है, 3 दिन अपने यहाँ छुट्टी बिता ली, ठीक है ना, तो वो रील और रियल में बड़ा अंतर होता है, ठीक है, आप उसको यहां भोंके ना, ठीक है, आगे देखो, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अगर प्राइवेट है तो जितना तुमने खर्चा किया था तुमने बताया, ठीक है ना, जैसे मान लो हम गाड़ी दिए इनको, ये मतलब गाड़ी इन्हीं की है और ये अपने ऊपर यूज कर रहे हैं, बताए 5,000 रुपए और हमने दिए कितना 4, तो तुम हमेशा जितना पैसा आप बताओगे उसका 60% मिलता है, कभी कभी देखो होता है ना, बिल बनवाता है आदमी, कहते हैं बनवा दो 15,000 का, फिर जो उसको पता है उसको मिलेगा कितना 9,000, 60% ही हमेशा अप्रूव होता है, 70 60 बस, गवर्नमेंट को पता है ना, तुम बुआ घर फलानी घर सबके घर हो के आए हो, बात समझ में आ रही नहीं, तो ध्यान रखोगे। फिर मिक्स यूज है, स्मॉल कार है, जितना पैसा रिम्बर्स हो गया, देखो वैल्यू वही है ना 1800 प्लस 9, तो जो पैसा रिम्बर्स उसमें से ये माइनस कर दोगे 1800, अगर छोटी कार है 900 रुपए ड्राइवर का, जो वैल्यू बच गई वह वैल्यू क्या होगी, टैक्सेबल परचेज, और बड़ी कार है तो 2400 रुपए 900 रुपए, जितना पैसा हमने दिया इनको उसमें से इतना माइनस कर, जो वैल्यू बच गई वो क्या है, टैक्सेबल, ठीक है ना, तो देखोगे वैल्यू ऑल ओवर वही है जो आपको पहले पढ़ाई गई, ठीक है, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम बताइए आप, अब देखो एक से अधिक कार है तुम्हारे पास दे दी गई है, ऐसे केस में क्या कहा, मोर देन 1 कार प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, दोनों यूज के लिए क्या किया जा रहा है, एक कार को क्या करेंगे आप, दोनों यूज का मानेंगे, बोथ यूज, एंड ऑल अदर एज पर्सनल यूज ऑफ द एम्प्लॉय, तो एक कार को क्या मानेंगे आप, दोनों यूज के लिए मानेंगे, बाकी कार को क्या मान लिया जाएगा, पर्सनल यूज के लिए, किसके, एम्प्लॉय, ठीक है ना, अब सवाल हमारा ये उठ रहा है किसको आप मिक्स यूज का मानोगे, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, मिक्स यूज का मान लो, भाई उसका पैसा कौन प्रोवाइड करेगा आपको, गवर्नमेंट, तो आपका टैक्स सेविंग भी हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाओ इसी पे अब चर्चा करते हैं हम लोग कार के प्रोविजन पर, ठीक है, देखो क्वेश्चन है किताब में अपनी निकालो,
ध्रुव राठी पढ़ लिए कि नहीं? हाँ 11 में देखो कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परचेज्ड ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इफ द फॉलोइंग केस। पहला क्या है, लार्ज कार है, बड़ी कार है, ऑल एक्सपेंस बोर बाय एम्प्लॉयर विच आर ₹1 lakh per annum, the cost of car ₹5 lakh, the car is slowly used for private purpose of the employee। कार केवल पहले में किसके लिए यूज हो रही है, प्राइवेट यूज के लिए। तो प्राइवेट यूज में क्या होता है, तुमको जितना एक्सपेंस आपको मिल रहा है प्लस ड्राइवर की सैलरी प्लस 10% कॉस्ट ऑफ कार, ठीक है ना। फिर दूसरा लार्ज कार है, बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल, ऑल एक्सपेंस बोर बाय द एम्प्लॉयर। लार्ज कार है तो 2400 रुपए पर मंथ, स्मॉल कार है मीन बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, ऑल एक्सपेंस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। ड्राइवर भी इसमें मिला है, लार्ज कार है दोनों यूज है, ठीक है, बोर्न बाय द एम्प्लॉय। चलो आ जाओ देखो कैसे होगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। पहले में क्या है, लार्ज कार, ठीक है ना। पर्पज क्या है इसका, प्राइवेट है। ऐसे केस में क्या होगा, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, कितना, 1 लाख रुपए। ऐड कर दोगे 10% कॉस्ट ऑफ कार, 5 लाख की उसकी वैल्यू है, 10% कितना हो गया उसका, तो 1,50,000 हो गया पहले का वैल्यू। है कि नहीं, दूसरे में आओगे बी, लार्ज कार है, पर्पस क्या है, ऑफिशियल, एंड प्राइवेट, बोथ यूज है कि नहीं है, दोनों यूज होगा। कार कैसी है, बड़ी कार है, क्या आ जाएगा 2,100 पर मंथ इंटू 12, कितना आ जाएगा देखो, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना आ गया आपका 28,800, ठीक है ना। लार्ज कार है, पर्पज क्या है, दोनों, ठीक है। एक चीज और यहां पर ध्यान देना है, एक्सपेंसेस कौन दे रहा है, ईआर का मतलब इंप्लॉयर, तो 2,400 रुपए पर मंथ कितना हो जाएगा 28,800। बात समझ में आ रही है आपके, थर्ड में देखिए, स्मॉल कार है, बोथ यूज है, एक्सपेंसेस कौन दे रहा है, इंप्लॉयर दे रहा है ना। फिर ध्यान रखोगे आप 1800 इंटू 12 कर दो, 21,600 ऐड कर देंगे आप ड्राइवर सैलरी 900 का 12 महीने,
कितना आ जाएगा ये? 32,400 हो गई तुम्हारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज। कार की वैल्यू ये हो गई, ड्राइवर की वैल्यू ये हो गई। आगे बढ़े। चौथे में देखो, लार्ज कार है, बोथ पर्पज है। प्राइवेट एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बियर कर रहा है। तो बड़ी कार का क्या हो जाएगा? 900 इंटू 12, 10,800। यही हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज। खुद का खर्चा खुद बियर कर रहा है ना, तब फिर 900 होगा ना बड़ी कार का। तो कैसे 2400 बोल रहे हो तुम? मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा। हो गया। तो ये प्रोविजन है, इसको आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, हटाएं इसको, लिख लो लिख लो। सब याद करना है, तो वही समझा रहे हैं ना। अभी रिटायरमेंट में और प्रोविजन है। हो गया भाई। चलो देखो, देखो रूल आ गया 3(3), ठीक है ना। कितने प्रोविजन हो गए हमारे? 5-6 हो गए, ठीक है ना। 4 तो हो गया तुम्हारा उसमें, क्या नाम है, एकोमोडेशन में, ठीक है ना। और 5वां तुम्हारा क्या हो गया? इधर ध्यान दो, इधर 5वां क्या हो गया? कार। छठे में आ जाओगे, फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। इसको देखो अलग अलग लिखना था, ठीक है ना, लेकिन सबका प्रोविजन एक ही, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक साथ लिख दिया। देखो, मान लो ये हमारे यहाँ पढ़ा रहा था, हम बोले रोज लेट आते हो, बोला सर रोज सुबह उठता हूँ, झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा मारना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, बहुत सारे काम है, आपको क्या है, खा के सुबह सुबह चले आए, लगे ज्ञान देने यहाँ पर। बात समझ में आ रही नहीं? तो हमने कहा मैं तुझको एक स्वीपर देता हूं, स्वीपर क्या करेगा? तुम्हारा काम आसान कर देगा, ठीक है ना। तो स्वीपर दिए इसको, स्वीपर क्या कर रहा है? इसका काम सुबह सुबह कर रहा है, तो इसको क्या हो गया? सहूलियत हो गई कि नहीं, जल्दी आ पाएगा ये। फिर गार्डनर, फिर हम बोले, फिर अब इसको दूसरे दिन लेट हुआ, फिर कहा, हम बोले स्वीपर तो दिए ना, कहा अरे सर गार्डन है ना बड़ा सा, तो गार्डन का साफ सफाई करना है, पौधे काटने उठने हैं ना, तो हम कहे ऐसा करो, तुझको मैं क्या कर दिया? गार्डनर भी दे दिया। तो यहां पर मैं इसको पेमेंट थोड़ी कैश में कर रहा हूं, हमारा भी गार्डन साफ करने आता है, इसका भी साफ कर दिया, ठीक है। फिर तीसरे दिन लेट हो गया ये, बोला रात में नींद नहीं है, काम के काय का डर लगा था सर, कोई आके सामान ना चुरा ले जाए, ठीक है ना। तो क्या हो गया भैया, हमने कहा एक आदमी और ले लो, तुमको क्या दे दिया? हम एक वॉचमैन। बात समझ में आ रही नहीं? फिर
कह रहा है सर वर्कलोड बहुत है, हमको क्या चाहिए, पीए चाहिए, पीए पर्सनल अटेंडेंट, ठीक है ना, जो क्या कर रही है, इसको शेड्यूल बता रही कब तुम्हारा क्लास कहां कैसे क्या लगा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे ये सब है तुम्हारा, ठीक है, लगेगा, ठीक है। देखो यहां पर, तो ये क्या हो गया भैया, किसने प्रोवाइड किया, इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉय को। अब इसका पैसा कौन दे रहा है, ये खुद दे रहा है क्या, कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। तो ये क्या इसके सैलरी का पार्ट बनेगा, काहे नहीं बनेगा भैया, इसका पैसा कौन पे कर रहा है, हम पे कर रहे हैं ना, किसके लिए पे कर रहे हैं, तो इसके सैलरी का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब देखोगे कितना बनेगा, अमाउंट पेड और पेबल, जितना पैसा इनको पे करना है, या मैंने इससे कुछ रिकवर कर लिया, जो रिकवर कर लेंगे वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बच गया वही क्या है आपका, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आगे देखो, फैसिलिटी ऑफ गैस इलेक्ट्रिक और वाटर, ठीक है, रूल 3-4 प्रोविजन नंबर 7 है ये, इसको किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही, गैस की। अब इसको मैंने कहीं और भेज दिया पढ़ाने के लिए, अब वहां ही गया, कहा सर खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, रहने के लिए क्या चाहिए, ठीक है ना, और जीने के लिए, ठीक है, तो हमने इसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, तो जो पैसा मैंने उस फैसिलिटी के लिए पे किया, इससे कुछ रिकवर कर लिया, जो रिकवर करने के बाद बच गया वही क्या हो गया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बात क्लियर है ना सबको, पढ़िए इसको आराम से, आराम से पढ़ना इसको। क्या भाई, एजुकेशन फैसिलिटी क्या इंप्लॉय पढ़ेगा क्या, इसके बच्चे पढ़ेंगे। अब इसके बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, इफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज ओन एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, स्कूल किसका है, उसको चला कौन रहा है, टाटा के अपने खुद के स्कूल है ना, क्या करता है वो, प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी। अब ध्यान रखो क्या बोला, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन और वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने चाइल्ड, 2 बच्चे, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो गई, 0 हो गई। बात समझ में कि नहीं, क्या बोला, बोला अगर उस एजुकेशन या बेनिफिट का जो कॉस्ट है पर चाइल्ड कितना है, ₹1000 है, एक बच्चे पर 1000 है, मैक्सिमम कितने बच्चे तक, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इनके बच्चों का खर्चा हम बियर कर सकते हैं, लेकिन कितना, 1000 एक बच्चे पर, मैक्सिमम कितने बच्चे। अब ध्यान रखो, दूसरा क्या, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इज मोर देन ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड, अब 1000 से बढ़ गया, तो टैक्सेबल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर नेचर ऑफ इंस्टीट्यूट। अब मान लो बीएचएस की फीस है 4500, तो हम भी वैल्यू क्या मानेंगे, 4500, ठीक है ना, कब मानेंगे, जब 1000 क्या कर जाए, वो एक्सीड कर जाए, 1000 तक है क्या मानेंगे, 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़िए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हमारा स्कूल नहीं है, कहीं और ये पढ़वाता है, तो द अमाउंट विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर, वही क्या हो गया, ये बोला 5000 लगता है पर मंथ बच्चे का, मैं बोला 1000 ले ले, तो 1000 क्या हो गया इसका, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज,
तो एजुकेशन फैसिलिटी के दो प्रोविजन है। पहला, अगर स्कूल या जो फैसिलिटी है एजुकेशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो इसमें दो प्रोविजन है। अगर 1,000 रुपए तक पर मंथ पर चाइल्ड खर्च आता है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगी? जीरो, नील। बट ध्यान रखो, अगर 1,000 के ऊपर है तो क्या होगा? 1,000 के ऊपर क्या होगा? सिमिलर नेचर के स्कूल जो होंगे उसका जो वैल्यू होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगा। फिर ध्यान रखो, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर का नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा? जो वैल्यू लगा दी गई वही क्या हो गया? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो गया। बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत? ये सेकंड वाला फिर से बताइए, जो सिमिलर नेचर वाला। हो गया बेटा, खत्म हो गया वो। ठीक है ना? सिमिलर नेचर का मतलब क्या है? तुम केबी में पढ़ रही थी, केबी खर्चा क्या था? केबी का खर्चा क्या था? 1800 पर मंथ था। अगर तुम जीएचएस में पढ़ती कितना होता? 6,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए प्लस होता। तो यही है सिमिलर नेचर। केबी की फीस सस्ती है। क्यों सस्ती है? क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करके चला रहा है। और जीएचएस क्या है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना। सिमिलर नेचर का मतलब क्या हो गया भैया? सीबीएसई बोर्ड का स्कूल वो भी है, वो भी है, क्यूआईसी है शायद, है ना। तो और कोई स्कूल देख लो, वहां की जो फीस होगी केबी से ज्यादा होगी। यही मतलब हो गया सिमिलर इंस्टीट्यूट का। और वही बोला, जो उसकी वैल्यू होगी वही तुम्हारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगा। अब इसके लिए तो रोज पढ़ना पड़ता है, थोड़ी कि यहां से लेके पूरा ऑल इंडिया घूमो, है ना। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या है? अब इसको क्या प्रोवाइड किया गया है? आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। बात समझ में आ गई नहीं? सिमिलर नेचर का मतलब। और सरकारी स्कूल में पढ़ी होती 12th में तो 1800 में पूरा साल निपट जाता। बात समझ में आ गई नहीं? अभी जी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ऑफ इलाहाबाद, हमने वहां पढ़ाई की। 500 रुपये में एक साल, 6 महीने फीस, 500 रुपये में 6 महीना, टोटल एक साल 1,000। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? केबी में पढ़ी 1800 पर महीना, मतलब 10-15 हजार रुपये साल का लग गया। और जीएचएस में पढ़ते तो 1,00,000 रुपया मान लो। एडमिशन फीस अलग है वहां पर, भौकाल टाइट करने की फीस अलग है, सब चीजें की अलग अलग है ना। तो ये सब बातें हैं। फिर सरकारी कॉलेज में पढ़ते स्कॉलरशिप अलग मिलती, जितना दिए नहीं उतना ले लिए, कपड़ा भी मिलता, खाना भी मिलता, किताब भी मिलती। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की। ठीक है ना। अब हो सकता है तुमको सिमिलर नेचर बढ़िया समझ में आ गया हो, है कि नहीं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करोगे, जैसे अगर आप कहीं आना जाना है तुम्हारा तो किसके तरफ से? अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। ऐसे केस में क्या होगा? अब वहां जाने खर्चा 5,000 आ रहा है, हमने बोला भाई हम तो 3,000 देंगे, 2,000 तुम। इतने लग्जरी में तुम जाओगे, लग्जीरियस में बस में, तो तुम क्या करो? 2,000 पे करो। कहा ठीक है ठीक है, हम दे देंगे। तो मैंने कितना पे किया? 5। रिकवर कितना कर लिया? तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना आ गया? 3,000। सौम्या बेटा बैठ के जो सो रही हो ना तुम पीछे एकदम। नहीं मैम, मैम दिख रहे थे तुझको। सर सच में सो रही है। इसका मतलब तुम सही में सो रही थी। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है। आइस, आइस का मतलब चलो भाई इधर देखो। नोट क्या, इन केस ऑफ इंप्लॉई ऑफ एन एयरलाइन और द रेलवे द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शैल बी एग्जीम्ड। आप देखो यहां आप कहां जा रहे हो? जहाज से उड़ते हो जा रहे हो, और यार रेलवे सफर कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगी? 0। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। ठीक है।
प्रिस्क्राइब फ्रिंज बेनिफिट और इम्यूनिटीज। ये क्या होता है फ्रिंज बेनिफिट का? कुछ बेनिफिट, तुम हमारे साथ अगर मान लो कहीं दुकान गए तो कुछ बेनिफिट होगा, तुमको वहां चाय का पैसा नहीं देना पड़ेगा, नाश्ता का पैसा नहीं देना पड़ेगा, सब फ्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? इसीलिए तो नहीं ले चला जाता है। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान दोगे तुम लोग, इसमें जो पहला पोर्शन है वो आपका इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन का है। ठीक है, अभी ये मेरे यहां पढ़ा रहा था, बोला सर हम एक गाड़ी खरीद रहे हैं। हम कहे बहुत बढ़िया बात है, तुम गाड़ी खरीद रहा है। बोला लेकिन उसमें 20,000 रुपए कम पड़ रहा है, तो आप हमको क्या करिए 20,000 रुपए दे दीजिए, आप हमारे सैलरी में से काट लीजिएगा, अगले महीने ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर सुनो प्रोविजन क्या है, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को क्या प्रोवाइड कर रहा है, लोन। लोन की वैल्यू अप टू 20,000 है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या है, हमने इसको 20,000 दिया। वो मूवी देखो कि नहीं, मुन्ना भैया वाली, तो जो छोटा वाला बच्चा लाता है उसको नाश्ता कराने के लिए, कहता है दो 20 रुपया टिप। कहा बे छोटू हमसे टिप मांगेगा, जानता है हम कौन है? कहा कि हम तुम जो भी होगे चिरकुटे एकदम, कहा था ना उसमें। अब हमने इसको 20,000 रुपए दिया, 2 महीने के बाद वापस किए। हम बोले 6% के अकॉर्डिंग बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, आप हमको इसका इंटरेस्ट दें 6 दूनी 1200 रुपए। तो बोला इस सर बैंक मंथली थोड़ी लेती, ईयरली लेती। ठीक है ना? तो ध्यान रखो, अगर आप इंप्लॉयर हैं, अपने इंप्लॉय को 20,000 रुपए तक देंगे तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या आ जाएगा, 0। बात समझ में आएगी नहीं? अभी देखना 20,000 के ऊपर अगर मैंने तुमको लोन दिया, 1 लाख दे दिया मैंने तुमको, और मार्केट रेट चल रहा है 10%, और तुमको मैंने फ्री में दे दिया, तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट का पैसा सेव हुआ तुम्हारी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। हमारे वजह से तुम्हारा पैसा सेव हुआ ना, तो क्या हो गया, तुम्हारी सैलरी पार्ट बन गया, इनकम बढ़ गई, टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला, 20,000 तक दिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो गया, 0। लिखा है मोर देन 20,000, 20,000 के ऊपर दे रहे हैं तो दे सकते हैं। यहां पर कह रहा है पर्पज क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट, पर्पज क्या है आपका। अब उसमें क्या है, आपकी स्पेसिफाइड डिसीज है आपको, तो रूल 3 है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या है आपका, 0। स्पेसिफाइड डिसीज का मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, ठीक है, ये पता नहीं क्या है, ठीक है ना, ये सब। बाकी तुम लोग समझदार हो ही, है कि नहीं, तो ध्यान रखोगे। फिर अदर पर्पज है, अगर बीमारी के लिए लोन दिए हो तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगा, चाहे वो जितना भी हो, 20,000 के ऊपर भी, 20,000 तक दिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब कह रहे अदर है, तो चेक करोगे एसबीआई का इंटरेस्ट रेट कब के डेट का, 1 अप्रैल का। ठीक है, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू एसबीआई जो रेट होगा माइनस कर दोगे, जैसे मान लो मार्केट में 10% चल रहा है, हमने तुमको 5% पर दे दिया, तो 5% तुम्हारा बच गया ना, जो बच गए तुम्हारा क्या हो जाएगा, सैलरी का। बात समझ में आ रही है आपकी? तो ये फ्रिंज बेनिफिट आपका ये हो गया। नोट पढ़ो, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आपको पैसा मिल रहा है तो एग्जेम्पशन अप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रिंज बेनिफिट में आ जाओ, दूसरा हॉलीडे एंजॉयमेंट, एक्सपेंस पेड और बॉन्ड और रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर। जो तुमने वहां पैसा खर्च किया था हॉलीडे पर, एंजॉय कर रहे थे, तो वो पैसा किसने दिया है, हमने। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो गई, बात समझ में आ रही नहीं? ये गया था वाटर पार्क, छुट्टी में घूम रहा था, पैसा दे दिए हम 500 रुपए, घूम ले, क्या हो गया वैल्यू, छुट्टी थी ना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एन एम्प्लॉइज एन ऑफिशियल टूर एंड एक्सपेंस आर इनकर्ड बाय हिम। ऑफिशियल टूर जा रहा था, पैसा किसने खर्च कर दिया, खुद। तो जो पैसा मैंने पे किया उसमें से इससे जो रिकवर हो गया, जो वैल्यू बच गई वो क्या हो गया,
मान लो हमने 10,000 दिया था इसको, 1,00,000 मान लो दिए, 10,000 इसने खर्च कर दिया, बचा कितना? तो 90 क्या हो गया आपका? 100। ठीक है, ये सब बात याद रखो, अभी आएगा कैलकुलेशन तो तुमको उसमें ये पढ़ना है। अब ये जरा ध्यान रखना, फ्री फूड वाला ये ज्यादा आता है, पढ़ लो इसको एक बार। फ्री फूड एक्सेट्रा, अब ये मेरे यहाँ पढ़ा रहा है, हम इसको क्या प्रोवाइड किए? 5 रुपए की नमकीन भुजिया दे दी, हल्दीराम वाली भुजिया दी है इसको, क्या कह रहा है? तो टी का मतलब क्या होता है? कॉफी होता है क्या? बेशरम कहीं का। प्रोवाइड ड्यूरिंग वर्किंग आवर, ठीक है ना, पढ़ाने के दौरान इसको मैंने जो भी दिया, टी स्नैक्स जो दिए, सब वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको बोले 5 रुपए चाय दिए तुमको और दिए 5, 25 रुपए, 5 रुपए की नमकीन दिए 5, 25, समोसा दिए 5 इंटू 10, टोटल 100 रुपए तुम्हारा पर डे का टैक्सेबल हो रहा है, तुमको देना है हमको। क्या करेगा? पढ़ाना छोड़ देगा, कहेगा मैं तेरे यहाँ पढ़ाऊंगी नहीं। तो ध्यान रखोगे, अगर आप किसी को चाय स्नैक्स प्रोवाइड करते हो ड्यूरिंग दी बिजनेस आवर, क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट फ्रॉम दी टैक्स, ठीक है ना। फिर फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर इन अ रिमोट एरिया और एन ऑफशोर इंस्टॉलेशन, वैल्यू आप क्या है? भेज दिए इसको एकदम रिमोट एरिया में, खाना पीना सब मिल रहा है, एल्कोहल की डिमांड कर रहा था ये, हम बोले बेटा टैक्स लग जाएगा, फिर बोला छोड़ दीजिए फिर, ठीक है ना। क्या दिया गया इसको? नॉन एल्कोहलिक बिवरेज, ठीक है। इस तरह का अगर कोई फैसिलिटी इसको खाने में दी जा रही, क्या होगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर कीजिए? 0। बात समझ में आ रही ना। बट एरिया कैसा होना चाहिए? रिमोट या ऑफशोर। अब देखो भाई, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर एट द टाइम ऑफ ऑफिस और बिजनेस प्रीमाइसेस, कितना एग्जिम्ट है? ये बैठा हमारे साथ खाना खा रहा था, 100 रुपए थाली खाना थी, बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन कितने का है? 50 का, ठीक है ना। तो 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? तो 100 रुपए थाली का क्या करेगा अपना? 50 रुपए निकाल के देगा, लो 200 का खाना खिला दिया, इसको 150 देना पड़ेगा फिर। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे इन सब बातों को। लेकिन खाना कैसे होना चाहिए? बेहतरीन कह रहा है, बदतमीज कहीं का, नॉन एल्कोहलिक होना चाहिए। बैठा हुआ ये सैटरडे नाइट फुल टाइट भी हो रहा है, क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ फ्री नहीं मिलेगा, है ना। शराबी हो गया ना ये, ठीक है। अगर आपने एल्कोहल का कोई चीज लिया तो आप क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन। गिफ्ट की बात शुरू में आपको पढ़ाई गई थी, देख लीजिए आप यहां पर, ठीक है। देखो, गिफ्ट आर गिवन टू एम्प्लॉय ऑन सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन, इसके यहां कथा थी, इसने बुलाया, ले गए 10,000 का गिफ्ट दे रहे थे, छोड़ दिया गिफ्ट, कहा मैं 10,000 का गिफ्ट नहीं लूंगा, टैक्स लग जाएगा हमारे पर, हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या बोला है? बोला अप टू ₹5,000 मैक्सिमम इन दी प्रीवियस ईयर एग्जिम्ट। अगर इसको गिफ्ट दे रहा हूं मैं एक साल में, प्रीवियस ईयर में कितने का? 5,000 रुपए तक, तब तो क्या होगा? और जैसे ही 5,000 को एक्सीड कर जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगा? वो आपके सैलरी का पार्ट और टैक्सेबल हो जाएगा। कहां टैक्सेबल हो जाएगा? अंडर हेड सैलरी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर देखो, गिफ्ट आर गिवन टू द एम्प्लॉय हुज वैल्यू इज मोर देन 5,000 इन द प्रीवियस ईयर। क्या हो गया? अब जो 5,000 का एग्जेम्पशन मिल रहा था ना, वो भी नहीं मिलेगा, पूरा पूरा क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। कब हो गया? उस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, जब आपने ये गिफ्ट, सलमान खान ने उसको गिफ्ट दिया, क्या नाम है, सोनाक्षी सिन्हा का भी शादी हुआ था ना,
3 करोड़ की गाड़ी दे दी उसको, हैवी टैक्स लगेगा उस पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसका रिलेटिव तो है नहीं वो। सचिन तेंदुलकर को एक मैन ऑफ द मैच मिला था 1996 में, कार। उस कार पे एक्साइज इतनी थी कि उसने क्या किया, उस कार को लिया ही नहीं। वो पड़े पड़े क्या हो गई, कार ले जाओ अपनी कार, हमको मैन ऑफ द मैच नहीं चाहिए। इतना टैक्स, इतना एक्साइज कौन देगा? ठीक है ना। जब वैल्यू 1 करोड़ की गाड़ी है, अब उस पर तुमको 1 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा, क्या करोगे? लोगे उसको? कहोगे ले जाओ अपना। 50 लाख भी देना पड़ेगा, लोगे? नहीं दोगे। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। गिफ्ट मेड इन कैश और कन्वर्टेबल इन कैश, ठीक है ना। इसकी शादी थी, इसको एक सोने की अंगूठी दे दिए। अरे सर क्या दे दिए सोने के, दिख रहा है, कैश दिए होते, कैश छुरा लेता मैं, छुपा लेता मैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखो, गिफ्ट जो दिया जाएगा वो कैश में या कन्वर्टेबल इन कैश में हो सकता है। लाइक गिफ्ट, चेक एक्सेट्रा शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट, नहीं है। चेक दे दिए इसके नाम का, दिख रहा है ना भाई, बैंक में गया लगा, हम किसने दिया? हमने। क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये सब बातों को आपको ध्यान। गिफ्ट अगर है 5,000 रुपए तक आप देते हो अपने एम्प्लॉय को, तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर में एग्जेम्प्ट होगा। 5,000 के ऊपर दिए, पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या बताइए? तो आज की जो बात रहेगी हम लोग की यहीं तक ही रहेगी, इसके आगे बात हम लोग करेंगे कल, नहीं तुम लोग हो जाओगे बोर, और जो समझे वो भी क्या आ जाएगा, भूल।